हेलो स्टूडेंट्स। आज काफ़ी टाइम बाद आपकी क्लास हो रही है। लास्ट यूनिट हमारा इस पेपर का चल रहा था और उसमें हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, विद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में पढ़ रहे थे। प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मैं सारी आपको बता चुकी हूँ। निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंगें प्रकाश के वेग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड से गति करती हैं। विद्युत चुंबकीय तरंग संचरण की दिशा विद्युत क्षेत्र सदिश तथा चुंबकीय क्षेत्र सदिश तीनों परस्पर लंबवत होते हैं। कहने का मतलब ये है कि विद्युत चुंबकीय तरंगें अनुप्रस्थ प्रकृति की होती हैं। इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर mutually perpendicular and also perpendicular to the direction of wave propagation. It means electromagnetic waves are transverse in nature. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो प्रोपगेशन पाथ है, जो संचरण पथ है, उसके हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का रेशो यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वेलोसिटी ऑफ लाइट के बराबर होता है। तो ये सब चीज़ें हम पिछले टर्म्स पे पढ़ चुके हैं। आज लास्ट टॉपिक आपका इस चैप्टर के चल रहे हैं और उसमें कुछ छोटे छोटे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के पॉइंट्स रह गए हैं जिसे मैं आज आपको ख़त्म करवा दूंगी। अब उसी में हमारा पहला पॉइंट है रेडिएशन रेजिस्टेंस, विकिरण प्रतिरोध, या हम कह सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस, अभिलाक्षणिक प्रतिबाधा। कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी कि विद्युत चुंबकीय तरंग की अभिलाक्षणिक प्रतिबाधा। अब क्या होती है अभिलाक्षणिक प्रतिबाधा? विद्युत चुंबकीय तरंगों के लिए विद्युत क्षेत्र E और चुंबकन क्षेत्र H यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और मैग्नेटाइजिंग फील्ड का जो अनुपात है उसको हम माध्यम की अभिलाक्षणिक प्रतिबाधा यानी कि Z कहते हैं। अब जैसा कि हमें पता ही है कि जो रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इन ऑल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिक सर्किट एंड करंट इज नोन एज इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट। अगर AC सर्किट की हम बात करें तो पोटेंशियल डिफरेंस, सर्किट का पोटेंशियल डिफरेंस और सर्किट की जो करंट फ्लो हो रही है उसका रेशो उस सर्किट की प्रतिबाधा कहलाता है, इम्पीडेंस कहलाता है। उसी तरीके से सिमिलरली द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E, इलेक्ट्रिक फील्ड E का मतलब क्या है? इट इज प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। एंड मैग्नेटाइजिंग फील्ड H क्या है? इट इज प्रोपोर्शनल टू करंट। फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए विद्युत क्षेत्र E और चुंबकन क्षेत्र H का अनुपात माध्यम की अभिलाक्षणिक प्रतिबाधा Z कहलाता है। अब Z बराबर आपके पास क्या हो गया? E/H। यूनिट इसकी चूँकि जस्ट लाइक रेजिस्टेंस की तरह काम करता है इसलिए इसकी यूनिट भी क्या होगी? ओम। अब देखिए हम पिछले टर्न पे ये सब चीज़ें पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है
आपकी प्रोपेगेट हो रही है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। इलेक्ट्रिक फील्ड है आपका वाई एक्सिस के अलोंग और मैग्नेटिक फील्ड है आपका जेड एक्सिस के अलोंग। तो हमको मालूम है कि इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ वाई एक्सिस पर होगा, तो ई एक्स ज़ीरो होगा, ई जेड ज़ीरो होगा, डेवा बाई डेवा वाई भी ज़ीरो होगा एंड डेवा बाई डेवा जेड भी ज़ीरो होगा, बिकॉज योर वेव इज प्रोपेगेटिंग along the positive direction of x axis। सिमिलरली आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो जेड एक्सिस के अलॉन्ग होगा, तो बी एक्स भी ज़ीरो होगा, आपका बी वाई ज़ीरो होगा, डेवा बाई डेवा एक्स और डेवा बाई डेवा वाई ये सब ज़ीरो होंगे और वो क्या बराबर आ जाएगा। तो जो ई अपॉन एच है इसकी जगह हमने क्या लिख लिया, ई वाई अपॉन एच जेड। और ये भी हम कैलकुलेट कर चुके हैं पिछले टर्न पे कि बी जेड बराबर क्या होता है, के अपॉन ओमेगा ई वाई, और हमें मालूम है ओमेगा अपॉन के होता है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो बी जेड बराबर क्या हो गया, 1 अपॉन वी ई वाई। इसी तरीके से बी जेड बराबर म्यू जेड, क्योंकि बी बराबर क्या होता है म्यू एच, तो बी जेड बराबर म्यू जेड। तो जब हम ये सारी वैल्यूज इस इक्वेशन में रखेंगे, ई वाई की जगह हम क्या रख सकते हैं, ई वाई की जगह हमने लिख लिया, क्योंकि हमें पता है बी बराबर क्या होगा, बी बराबर हम ले चुके हैं और ई वाई बराबर हमारे पास इसके आ गया। जब ये सारी वैल्यूज़ हम इसमें पुट करते हैं तो z की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाती है, म्यू वी, और v की वैल्यू क्या है 1 अपॉन रूट बाई म्यू एप्सिलॉन। और जब हम तो म्यू v की वैल्यू क्या हो गई, म्यू वी आ गया हमारे पास ये, एंड दिस इज इक्वल टू दिस, तो z बराबर रूट ऑफ म्यू बाई एप्सिलॉन। तो ये कहलाता है करेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। और अगर स्पेस की बात करें, निर्वात की बात करें, तो म्यू की जगह क्या आ जाएगा म्यू ज़ीरो, और एप्सिलॉन की जगह क्या आ जाएगा एप्सिलॉन ज़ीरो। तो ये चीज़ क्या कहलाएगी जेड ज़ीरो। तो जेड ज़ीरो बराबर क्या आ जाएगा म्यू ज़ीरो अपॉन एप्सिलॉन ज़ीरो। इन एम्पियर सिस्टम म्यू ज़ीरो की वैल्यू क्या है 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7, एंड एप्सिलॉन ज़ीरो क्या है 1 अपॉन 36 पाई इंटू 10 टू द पावर -9। ये सारी वैल्यू रखेंगे तो जो हमारे पास फ्री स्पेस में इम्पिडेंस आएगा, जिसको हमने Z0 से डिफाइन किया है, वो 120 पाई के बराबर आएगा, यानी कि 377 ओम। तो इसका मतलब क्या है, फॉर प्रोपेगेटिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस ऑफ फ्री स्पेस is 377 ohm, and this is the real value, and this is called radiation resistance for free space। तो क्या कहते हैं इसे, निर्वात का विकिरण प्रतिरोध, रेडिएशन स्पेस। तो Z0 बराबर 120 पाई यानी कि 377 ओम क्या कहलाता है, निर्वात का विकिरण प्रतिरोध। अब हमारे पास आता है नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। एनर्जी डेंसिटी क्या होती है, यानी कि हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, ऊर्जा घनत्व की। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का ऊर्जा घनत्व क्या होता है। तो ऊर्जा घनत्व क्या है कि एकांक आयतन में विद्यमान ऊर्जा, यानी कि वेव एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ स्पेस इज कॉल्ड एनर्जी डेंसिटी। एकांक आयतन में विद्यमान तरंग ऊर्जा को हम क्या कहते हैं, एनर्जी डेंसिटी कहते हैं। तो अब आप देखिए एनर्जी डेंसिटी की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। तो U बराबर हमारे पास एनर्जी डेंसिटी है, ये एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम 1/2 एप्सिलॉन ई स्क्वायर प्लस 1/2 म्यू बी स्क्वायर। अब B बराबर अभी आपने देखा है 1/v होता है, ये वैल्यू हम इसमें रख देंगे। तो ये आपके पास वैल्यू रखी और इसको सॉल्व करा तो हमारे पास ये जो एनर्जी डेंसिटी है ये किसके बराबर आ गई, एप्सिलॉन ई स्क्वायर। बी की जगह हमने क्या रखा है 1/v, और v की जगह क्या रखा है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव 1/रूट म्यू एप्सिलॉन। और जब इन सारी वैल्यूज़ को हम रखते हैं तो हमारे पास एनर्जी डेंसिटी की वैल्यू कितनी आती है, एप्सिलॉन ई स्क्वायर। अब एवरेज एनर्जी डेंसिटी क्या होती है, तो एवरेज एनर्जी डेंसिटी यानी कि फॉर अ कंप्लीट साइकिल इसका मीन ले लीजिए, एप्सिलॉन बाहर आ गया ई स्क्वायर। अब इसकी मीन वैल्यू क्या निकालेंगे,
क्योंकि हमें पता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो इक्वेशन होती है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की, वो है E बराबर E0 साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो जब इसका फॉर अ कंप्लीट साइकिल आप एवरेज वैल्यू लेंगे तो E की वैल्यू इसमें रख दीजिए, तो ये E0 स्क्वायर एम्पलीट्यूड है, बाहर आ गया। और जब इसकी वैल्यू निकालेंगे फॉर अ कंप्लीट साइकिल, तो चाहे साइन स्क्वायर थीटा हो या कॉस स्क्वायर थीटा हो, फॉर अ कंप्लीट साइकिल इसकी एवरेज वैल्यू 1/2 आती है। तो आपके पास एवरेज वैल्यू 1/2 आ गई, तो ये क्या हो गया 1/2 एप्सिलॉन E0 स्क्वायर। तो ये आ गई हमारे पास एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एनर्जी डेंसिटी 1/2 एप्सिलॉन ई स्क्वायर। तो ये हमारे पास एवरेज एनर्जी डेंसिटी आ गई। अब हमारा जो इसका टॉपिक है एनर्जी फ्लक्स यानी कि पॉइंटिंग वेक्टर। अब पॉइंटिंग वेक्टर होता क्या है? पॉइंटिंग वेक्टर क्या होता है कि विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा के लंबवत, विद्युत चुंबकीय तरंगों के संचरण की दिशा के लंबवत स्थित एकांक क्षेत्रफल से ऊर्जा प्रवाह की दर को एनर्जी फ्लक्स वेक्टर P से डिफाइन किया जाता है। और इस एनर्जी फ्लक्स वेक्टर को क्या कहते हैं? पॉइंटिंग वेक्टर। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ वेव एनर्जी थ्रू यूनिट एरिया ऑफ स्पेस नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ propagation of electromagnetic wave is represented by energy flux vector P, and this energy flux vector P is also called pointing vector. तो इसका मतलब पॉइंटिंग वेक्टर क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंगों की संचरण की दिशा के लंबवत स्थित एकांक क्षेत्रफल से एनर्जी प्रवाह की दर। अब आपको पता है कि जो एनर्जी डेंसिटी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, वो अपन इस इक्वेशन से देते हैं, एप्सिलॉन ई स्क्वायर बाई 2 बी स्क्वायर बाई 2 म्यू इज इक्वल टू एप्सिलॉन ई स्क्वायर। ये सब हम कर चुके हैं। तो आपकी जो टोटल एनर्जी है वो किसके बराबर होगी? W बराबर वॉल्यूम इंटीग्रल U dV और रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी यानी कि ऊर्जा प्रवाह की दर माइनस डेवर W बाई डेवर टी यानी कि माइनस डेवर U बाई डेवर टी dV। अब आप U की वैल्यू रख दीजिए ये वाली यहाँ पर। तो आपने जब इसमें U की वैल्यू रखी तो ये आपके पास आई एप्सिलॉन ई स्क्वायर बाई 2 प्लस बी स्क्वायर बाई 2 म्यू dV। अब चूंकि जो है अगर हम ये देखें डेवा बाई डेवा टी ई स्क्वायर को अगर हम डिफ्रेंशिएट कर रहे होते तो ये इस तरीके से होता, और इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो पहले ई आएगा, फिर डॉट डेवा ई बाई डेवा टी, फिर प्लस अगेन ई डेवा ई बाई डेवा टी यानी कि 2e डॉट डेवा ई बाई डेवा टी। तो इसकी जगह हम ये चीज़ वैल्यू रख दें तो ये इक्वेशन क्या हो गई? माइनस डेवा W बाई डेवा टी नेगेटिव साइन एप्सिलॉन, इसकी जगह क्या आ गया? E डॉट डेवा ई बाई डेवा टी। सिमिलरली इसका भी वही होगा, जैसा इसका हुआ बी स्क्वायर को बी डॉट बी करेंगे तो वही चीज़ यहाँ पर भी आ जाएगी। तो ये हमने इसको लिख दिया। अब मैक्सवेल्स जो थर्ड इक्वेशन है फॉर फ्री स्पेस, डेल क्रॉस ई बराबर माइनस डेवा बी बाई डेवा टी। तो डेवा बी बाई डेवा टी की जगह आप क्या रख देंगे? माइनस डेल क्रॉस ई। एंड मैक्सवेल्स फोर्थ इक्वेशन क्या है? डेल क्रॉस एच बराबर जे प्लस डेवा डी बाई डेवा टी होती है। फ्री स्पेस है तो जे ज़ीरो होगा और एच को बी के फॉर्म में लिख लोगे तो आपके पास ये इक्वेशन बनती है, डेल क्रॉस बी म्यू एप्सिलॉन डेवा ई बाई डेवा टी। तो डेवा ई बाई डेवा टी की जगह आप ये चीज़ लिख देंगे। तो जब हमने इसमें ये वैल्यू पुट करी तो 1 बाई म्यू तो कॉमन आ गया और ये हो गया ई डॉट डेल क्रॉस बी, और ये ई डॉट डेल क्रॉस बी हो गया आपका, और नेक्स्ट आपके पास क्या आ गया? और ये हो गया बी डॉट डेल क्रॉस ई। सिर्फ सब्स्टिट्यूट किया है। अब फिर वेक्टर आइडेंटिटी लीजिए, अपन को मालूम है डेल डॉट ई क्रॉस बी बराबर क्या होता है? बी डॉट डेल क्रॉस ई
माइनस ई डॉट डेल क्रॉस बी, यानी कि इसकी जगह हम लिख देंगे माइनस डेल डॉट ई क्रॉस बी। तो अब ये इक्वेशन क्या बन गई, माइनस डेवा डब्ल्यू बाई डेवा टी 1/μ डेल डॉट ई क्रॉस बी। नाउ अकॉर्डिंग टू गॉसेस थ्योरम वॉल्यूम इंटीग्रल को हम सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट करेंगे। तो जब वॉल्यूम को सरफेस में कन्वर्ट करते हैं या सरफेस को वॉल्यूम में कन्वर्ट करते हैं, तो जब सरफेस को वॉल्यूम में करते हैं तो उसका डाइवर्जेंस आ जाता है, और जब उल्टा वॉल्यूम को सरफेस में करेंगे तो उसका डाइवर्जेंस हट जाएगा, यानी कि डेल डॉट ए है तो वो ए डॉट हो जाएगा। तो इसको जब हमने इसमें गाउस का डाइवर्जेंस थ्योरम लगाई तो ये चीज़ आपके पास ये बन गई 1/μ सरफेस इंटीग्रल ई क्रॉस बी डॉट डी एस। और ये ऐसे तो जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी है वो परपेंडिकुलर टू यूनिट एरिया, परपेंडिकुलर टू यूनिट एरिया कितनी हो गई आपके पास, ई क्रॉस बी। और इसको हम किससे डिफाइन करते हैं, पी से। तो ये दिस इज 1/μ ई क्रॉस बी, और बी बराबर म्यू एच होता है तो b/μ एच हो गया। तो ई क्रॉस एच, तो या तो आप ये ले लीजिए या आप इस फॉर्म में ले लीजिए। तो ये आपका क्या कहलाता है, पॉइंटिंग वेक्टर। क्या कहलाता है ये आपका पॉइंटिंग वेक्टर। तो प्रति एकांक क्षेत्रफल संचरण दिशा के लंबवत ऊर्जा प्रवाह की दर पॉइंटिंग वेक्टर आपका हो गया p बराबर ये वाली चीज़ आपका पॉइंटिंग वेक्टर कहलाएगा। तो जहाँ पर h आपका मैग्नेटाइजिंग फील्ड है, यूनिट वेक्टर की फॉर्म में करें तो p बराबर 1/μ ई क्रॉस बी एन कैप। एन कैप क्या है, यूनिट वेक्टर है तरंग संचरण की दिशा के अनुदिश। तो आपके पास ये चीज़ किसके बराबर आ गई, p बराबर 1/μ ई क्रॉस बी एन कैप। अब आप इसमें देखिए तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में आपको पता क्या है, इलेक्ट्रिक और जो मैग्नेटिक फील्ड हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। जो प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। और आपको ये भी पता है b बराबर E/v होता है और v बराबर 1/μ एप्सिलॉन होता है। तो जो E क्रॉस b था, जो p बराबर हमने लिया था 1/μ E क्रॉस b, E क्रॉस b को खोलेंगे तो ई बी साइन थीटा आएगा, और थीटा की वैल्यू 90 डिग्री और साइन 91 होता है। तो ये आपके पास इस तरीके से आ गया E²/μv एन कैप। अब आप देखिए v की अगर मैं वैल्यू रखूँ 1/μ एप्सिलॉन, इसको ऐसे कर लिया, ये चीज़ आ गई। अब एप्सिलॉन से मल्टीप्लाई किया और डिवाइड कर दिया तो एप्सिलॉन कॉमन आ गया और 1/μ एप्सिलॉन v आ गया। तो एप्सिलॉन v E²। तो इस तरह भी लिख सकते हैं और इस तरह भी लिख सकते हैं। तो ये आपका आ गया पॉइंटिंग वेक्टर। अब अगर इन तरंगों की तीव्रता निकालनी हो तो तीव्रता किसके बराबर होती है, एवरेज, समय के सापेक्ष पॉइंटिंग वेक्टर की एवरेज वैल्यू। तो I बराबर एप्सिलॉन v E²। तो हमें मालूम है E बराबर E0 साइन ओमेगा t माइनस के एक्स होता है, एंड एवरेज वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा t माइनस के एक्स 1/2। तो ये चीज़ क्या आ गई, एप्सिलॉन v E0²/2 एन कैप। तो ये किसके बराबर हो गई, चूँकि क्या है, समय के साथ E का परिवर्तन सरल आवर्ती होता है, इसलिए E² की जो एवरेज वैल्यू आएगी वो E0²/2 होती है। तो आपके पास तीव्रता क्या आ गई, 1/2 एप्सिलॉन v E0² एन कैप। तो ये है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में सारा जितना भी आपने पढ़ लिया था सब कुछ इसके टॉपिक्स ख़त्म हुए हैं। अब इसका एक लास्ट टॉपिक बचा है, प्रोपेगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन अ कंडक्टिंग मीडिया। चालक माध्यम में विद्युत चुंबकीय तरंगों का संचरण। तो वो हम कल पढ़ेंगे इसको। आज के लिए